अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। खैर बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे पहले और हम आपको ये बताते चलें कि जी अमीर कुवैत और कतर, जी हाँ, इन दोनों ने जी ये कहा है, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी अब वो पाकिस्तान विजिट करेंगे और जो इनविटेशन दिया गया था वो इनविटेशन उन्होंने कबूल कर लिया है और पाकिस्तान की तरफ से यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया इनविटेशन अमीर कुवैत और कतर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों का कहना यही है कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। कब करेंगे खैर वो डिटेल्स तो बाद में आएंगी, लेकिन बहरहाल इस वक्त उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम विजिट कर लेंगे। इसका मतलब यही है कि ये दोनों भी आके किसी ना किसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कोई ना कोई बात की जाएगी। जैसे हमेशा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो अब देखते हैं कि कुवैत और कतर की तरफ से कितने बिलियन डॉलर का पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाता है या इन्वेस्टमेंट जो है वो अनाउंस की जाती है। अभी तक जितने भी सारे के सारे लोग जितने भी आए हैं वो यकीनन हमें जो है वो ये तो जरूर बता रहे हैं या ये तो जरूर जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, कोई 10 बिलियन कोई 5 बिलियन और कुछ करके, लेकिन अभी तक आया कुछ नहीं है। लेकिन जब आएगा तब भी हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल अब ये दो गल्फ की कंट्रीज के जो हेड हैं उन्होंने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली है। अब देखते हैं कि ये दोनों कब पाकिस्तान का विजिट करते हैं। बात करेंगे हम राहुल गांधी जी की। जी हाँ, राहुल गांधी जी जो बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में, सब राहुल गांधी साहब को जानते हैं और सभी उनकी बातें भी सुना करते हैं और उस पे यकीनन जो है वो एक फेमस पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई जानता नहीं, भारत में नहीं है, उनके फैन जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत मौजूद हैं। लेकिन वो कुछ मोदी जी से नाराज रहते हैं। उनका कहना ये है कि मोदी जी जो हैं उनके साथ उनकी कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो है वो एक अपनी पॉलिटिकल रैली में उन्होंने मोदी जी का जिक्र किया और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन टीवी एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया था मोदी जी का, यानी कि जिन टीवी एंकर के साथ मोदी जी का इंटरव्यू था, उनको उन्होंने चमची कह के बुलाया। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, न जाने जो है वो मीडिया से इतने नाराज क्यों रहते हैं, न जाने उनको ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया किसी और पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसी और पॉलिटिशियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनको नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, जो बेहतरीन जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे कि रुबिका लियाकत हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे थे राहुल गांधी जी और उनको ना सिर्फ ये कि बदतमीजी के साथ उनका नाम लिए बगैर उनको चमची कह के पुकारा जा रहा था, बल्कि उन्होंने भी बड़ा एतराज किया कि जी वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रही थी और उस पर कई तरह के ऑब्जेक्शंस उन्होंने किए। पहले हम एक क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। जी, तो ये थे राहुल गांधी जो कि एक चमची कह के पुकार रहे थे रुबीका लियाकत को। जी हाँ, जो कि एक बड़ी ही फेमस जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं। कई बार मैंने भी रुबीका के शो में जो है वो शिरकत की है, उनके साथ जो उनकी डिबेट्स होती हैं उसमें मैं रही हूँ और मेरे हिसाब से बहुत बोल्ड और बहुत बेहतरीन किस्म की जर्नलिस्ट हैं, जिनसे किसी भी कंट्री के जर्नलिस्ट को जो है वो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। किस तरह से सवाल किए जाते हैं, किस तरह से जवाब लिए जाते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि फीमेल जर्नलिस्ट के साथ पंगे मत किया करें, इसलिए कि फीमेल जर्नलिस्ट जो होती हैं, वैसे तो हमारे सारे ही जर्नलिस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको सवाल करना भी आता है और उसके साथ साथ जवाब देना भी आता है। और यही वजह है कि एक करारा जवाब जो है वो राहुल गांधी जी को मिला और
उसमें यकीनन रूबिका ने जो है वो कहा उनको कि जी आप जो है वो पॉलिटिशियन के बजाय ट्रोलर बनते चले जा रहे हैं, और आपके जो एडवाइजर्स हैं या आपके जो आसपास लोग हैं उन्होंने आपको एक पॉलिटिशियन के बजाय ट्रोलर बना के पेश कर दिया है। और यकीनन ये एक बड़ा करारा जवाब था जो उनको एक फीमेल जर्नलिस्ट की तरफ से मिला। और आइंदा शायद सोचेंगे, 200 दफा सोचेंगे कुछ बोलते हुए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस जर्नलिस्ट को कह रहे हैं। खैर, जर्नलिस्ट हर तरह के होते हैं, तरह तरह के हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जहां तक फीमेल जर्नलिस्ट की बात की जाए और उनमें से भी अगर लिस्ट एक बनाई जाए और बेहतरीन जर्नलिस्ट हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अगर निकाले जाए, तो हिंदुस्तान की तरफ से कई नामों में जो है सबसे टॉप 5 जो नाम मैं निकालूंगी उसमें रूबिका लियाकत जो है उनका नाम शामिल है। और यकीनन वो एक बेहतरीन टीवी एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत बढ़ के बात करती हैं, और हर तरह के, चाहे वो रिलीजियस सवाल हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो, सबको वो बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करती हैं। तो मेरे ख्याल है राहुल गांधी जी को थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। आप एक पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन फैमिली से हैं, और इस तरह से जब आपको आपकी बात का जवाब मिला तो यकीनन बुरा तो लगा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आइंदा आप ख्याल करेंगे और किसी भी जर्नलिस्ट से बात करते हुए या जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हुए एहतियात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात आपने की है वो यकीनन बुरी लगी है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी बहुत बुरी लगी है कि अगर आप किसी जर्नलिस्ट को ऐसे कह देंगे कि कोई चमची है या कोई चमचा है, तो वो बहुत अजीब लगेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक बार फिर आज तक, यानी कि आज तक चैनल जो हिंदुस्तान का न्यूज चैनल है उनके ही टीवी एंकर की। और वो आप लोग यानी पाकिस्तान से भी सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग पाकिस्तान से उनको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और कई लोग मतलब उनके फैन भी यकीनन होंगे। लेकिन उन्होंने भी जी एक स्टेटमेंट दिया, और ये है जी राजदीप देसाई साहब। उनका कहना ये है कि जी जब भी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने कहा, तो मोदी जी ने उनसे क्वेश्चंस मांगे हैं, यानी कि उनसे क्या क्वेश्चंस का लिस्ट बना के भेजिए कि क्या क्या सवाल है, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। जबकि उन्हीं के सेम उसी आज तक चैनल के दूसरे टीवी एंकर या जर्नलिस्ट जो हैं, जिनका नाम है जी हिमांशु, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो थैंक यू मेरी मुझे खुद को, और अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन हिमांशु उनका नाम लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि जी वो अभी तक कई इंटरव्यूज कर चुके हैं मोदी जी के, एक से ज्यादा इंटरव्यूज कर चुके हैं, और कभी भी मोदी जी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे भेजिए। अब किसकी बात का भरोसा करें हम, राजदीप देसाई साहब की या हिमांशु साहब की, इसलिए कि दोनों एक ही चैनल पे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। अब अगर एक इंटरव्यू करने में राजदीप देसाई साहब को कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया है और मोदी जी ने वैसे ही कह दिया कि भाई लिस्ट भेज दीजिए, तो हमारे भी बहुत से गेस्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं वो हमें कहते हैं कि जी आप हमें जो है वो लिस्ट भेज दीजिए क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम जवाब देंगे कि हमने आना है हमने नहीं आना है। बड़े बड़े तुर्रम खान और बड़े बड़े अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत ऐसे लोग जो पाकिस्तान एक्सपर्ट बनते हैं और कभी कभार हमारे चैनल पे कभी कभार आए, उन लोगों ने भी हमसे पूरी लिस्ट मांगी कि जी आप हमें क्वेश्चंस की लिस्ट दे दें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम दे देते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि जी उन्हीं के चैनल के दूसरे एंकर जो हैं उनका ये कहना था कि जी मोदी जी ने कभी मांगी ही नहीं लिस्ट, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे इतना इशू बनाने की बात है। अगर उन्होंने कह दिया या अगर उन्होंने नहीं कहा तो दूसरे आपके जो साथी कुलीग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी उन्होंने कोई 3 या 4 इंटरव्यूज किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और मोदी जी ने कभी लिस्ट नहीं मांगी, और अगर मांग भी ली हो कभी किसी ने तो उसमें इतना घबराने की क्या बात है। बहुत से लोग मांग लेते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे चैनल पे भी कई लोग आते हैं जो बहुत काबिल अपने आप को बताते हैं और कहलाए जाते हैं, मगर वो भी कहते हैं कि जी क्वेश्चंस की लिस्ट दे दीजिए। बल्कि आजकल भी मैं हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनके पीछे 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 कई वीक से फिर रही हूँ, और वो मुझे कभी कहते हैं लिस्ट बता दीजिए क्वेश्चंस की, कभी कहते हैं टॉपिक बता दीजिए, फिर लिस्ट मांगते हैं। उसके बाद मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ, और मैं उनको कुछ बता नहीं रही हूँ और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं मेरे शिया या सुन्नी होने से मेरे उनके इंटरव्यू का क्या ताल्लुक है। लेकिन बारह पूछ रहे हैं वो, तब क्या किया जाए। तो अब उनको मैंने लिस्ट भी दे दी है, सारी डिटेल भी बता दी है, अपना पूरा फैमिली ट्री भी दिखा दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे बहरहाल टाइम नहीं दिया। वो यही कहते हैं कि मैं दूंगा टाइम, आप हौसला रखिए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं
कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं शिया हूं या सुन्नी हूं। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, यकीनन वो साहब मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनका नाम नहीं ले रही, लेकिन ये कि अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता सर, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहे 4 दिन पूछने के लिए कि मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, मुस्लिम हूं या मुस्लिम नहीं हूं? आपको इसका क्या प्रॉब्लम था? मुझे ये मुझे बता दीजिए कि आपने इकोनॉमी पे बात करनी है या आपने मेरे लिए किसी का रिश्ता भेजना है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आगे चले और हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ अली अमीन गंडासपुर साहब जो है वो भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो एक बार फिर जी उनका कहना ये, आज आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। माहौल नहीं था? आ, क्या बात करनी थी आपने आर्मी चीफ से जिसका माहौल नहीं था? मतलब माहौल बनाना था क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं आज उनकी 2 बार आर्मी चीफ से बात हुई है, लेकिन जो बात वो करना चाह रहे थे उसका माहौल नहीं था। अब क्या माहौल बनाना चाह रहे थे ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, या आर्मी चीफ बता सकते हैं कि क्या मूड था दोनों का और क्या बात करना चाह रहे थे और उसके लिए माहौल बनाना क्यों जरूरी था। लेकिन खैर हम इस बात में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये दोनों कंफ्यूज हैं और साथ में हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन बात हम करेंगे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान की बात करेंगे। और पाकिस्तान की बात करते हुए हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सभी इनको जानते हैं, पॉलिटिशियन है, तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं। बड़ी जबरदस्त, बड़ी मजेदार किस्म की ट्वीट्स भी लगाया करते हैं। आजकल जी फवाद चौधरी साहब जो है वो इंडियन इलेक्शंस के ऊपर दे ठकटक 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 जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स करे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर देते हैं, हमें वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है। तो हम ये सोचते रहते हैं भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ना मोदी जी को इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ना भारत में कुछ हो रहा है, ना अमेरिका में कुछ हो रहा है, ना दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, आखिर हम करें तो क्या करें? तो फिर कुकिंग का शो तो कर नहीं सकते ना कि चले पकौड़े बनाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी जी पकौड़े कैसे बनते हैं। तो जाहिर है कुछ तो करना है। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी की वजह से जो है हमें कोई ना कोई न्यूज मिल जाती है। और फवाद चौधरी साहब जो है अरविंद केजरीवाल साहब, जी हाँ, जो कि पॉलिटिशियन हैं भारत के, ये देखिए, जी हाँ ये हैं। और इनके फेवर में जी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट लगाई कि जी उनको जैसे अरेस्ट किया गया था कुछ टाइम पहले, फिर उसके बाद वो बाहर आ गए जेल से। तो ये सब चीजें लेकर फवाद चौधरी साहब जो है टाइम टू टाइम कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी बीजेपी को छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो भारत की, उसके लिए जी फवाद चौधरी साहब के दिल में बड़ा दर्द उठता है और वो बड़ी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो जी फवाद चौधरी साहब ने वही किया। और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो बड़ा हौसला देने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल साहब को भी और उनकी पार्टी को भी, और इस किस्म की ट्वीट्स उन्होंने लगाई। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल साहब, जो उनको थैंकफुल हो जाना चाहिए था फवाद चौधरी साहब के कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी वजह से तो मतलब मेरे वाह वाह हो गई और मैं तो जी बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, तो मैं जो आपकी वजह से मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल साहब ने फवाद चौधरी साहब से कहा कि आप अपने मुल्क का ध्यान रखें, अपने मुल्क के अंदर जो है कंसंट्रेट करें, हमारे पीछे ना पड़े। मतलब ये कि अपने काम से काम रखो तुसी ते हमारा पीछा छड्डो। तो इस किस्म की कोई बात जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है वो कह दी है फवाद चौधरी साहब को। और यकीनन अब फवाद चौधरी साहब सोच रहे होंगे कि अब मैं अगली ट्वीट क्या करूं। लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है वो काफी खरा खरा सा जवाब दे दिया है फवाद चौधरी साहब का। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ, बहुत खुलूस के साथ उनके लिए ट्वीट की थी। और मेरा ख्याल है कि अरविंद केजरीवाल साहब को उनका थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उनको थैंक यू बोलने के बजाय उनको ये कह दिया कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें और हमारी तरफ मत देखें, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन खैर एक तरह से वो ठीक भी कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ऐसे ही बहुत बिजी आदमी है, तो यकीनन वो इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के भारत के इलेक्शंस को देखते होंगे, उसके बाद देखते होंगे कौन सा लीडर अरेस्ट हो गया, कौन सा लीडर बाहर आ गया, कौन सा लीडर अंदर चला गया, उसके बाद वो ट्वीट करते होंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब को उनकी टीम ने या उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लोगों ने बताया होगा कि जी फवाद चौधरी साहब आपके लिए बड़े फिक्र कर रहे थे, उनको बहुत फिक्र हो रही थी कि जी आप जेल में हैं और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, क्योंकि उनके अपने लीडर भी इमरान खान साहब भी इस वक्त जेल में हैं और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यही सोचकर यकीनन फवाद चौधरी साहब को जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब से हमदर्दी हुई होगी और इसीलिए उन्होंने उनके लिए एक ट्वीट की। वैसे उन्होंने कुछ बुरा नहीं लिखा था, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं था कि जिसपे अरविंद केजरीवाल साहब इतने भड़क गए कि जी आप तो बस अपनी कंट्री की तरफ देखें, हमारी तरफ ना देखें। भाई आपके लिए अच्छा ही बोल रहे थे ना, वो शुभ शुभ ही बोल रहे थे कि आप जो है वो मतलब आपका क्या उनका ख्याल था कि आप बाहर आ जाएं और आप जो है आपको दोबारा अरेस्ट ना किया जाए और आपको परेशान ना किया जाए इलेक्शन में, आप आराम से हिस्सा ले सकें।
लेकिन बस जी क्या करें, नेकी का जमाना ही नहीं है। और फवाद चौधरी साहब को भी ना बता हर जगह पहुंच जाते हैं अपनी सर्विसेज लेके, कोई मांगे या ना मांगे। आप उधर चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी अब क्या होगा जी, अरविंद केजरीवाल साहब का साथ देने तो कभी कांग्रेस का साथ देने, कभी कांग्रेस की वाह वाह करे तो कभी कुछ। अब मुझे समझ नहीं आती बीजेपी क्यों नहीं पसंद है। आखिर बीजेपी के लोगों ने क्या फवाद चौधरी साहब की बकरियां चोरी की हैं कि फवाद चौधरी साहब को बीजेपी से शदीद प्रॉब्लम है और वो बीजेपी के साथ जो है कभी एक अच्छा शब्द नहीं बोलते, कभी एक वर्ड अच्छा नहीं निकालते कि जी बीजेपी ने भी कुछ काम किया है जी, चंद्रयान पे चले गए, इकोनॉमी ठीक कर ली, फॉरेन पॉलिसी अपनी इंडिपेंडेंट कर ली, ना रशिया डिक्टेशन देता है ना अमेरिका डिक्टेशन देता है, और चाइना का तो वो पूछे ही मत। लेकिन फवाद चौधरी साहब नहीं जी नहीं, उन्होंने तो बीजेपी को वावा करने की ना वावा करने की कसम खा रखी है। और यकीनन इसकी वजह यही होगी कि स्टैब्लिशमेंट को खुश करना चाह रहे होंगे। स्टैब्लिशमेंट को खुश कर देंगे तो फिर अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो लगता तो यही है कि कुछ ही दिनों में आ जाएगी, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि 5 साल कोई गवर्नमेंट बड़ा स्मूथली चली हो। तो लगता यही है कि बहुत जल्दी जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो बैग पैक हो जाएगा। वैसे काफी बैग तो मैंने सुना है कि उन्होंने अनपैक किए ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके, पैक ही रखे हुए, इसलिए कि वो रोज सुबह को ना कंपनी को फोन करते हैं और पूछते हैं जी, कंपनी के हेड से पूछ दिए मैंने आज इधर ही रहना है या फिर मैं घर टूट जा। लेकिन 12 घर टूट जाऊं या नहीं टूट जाऊं तो उनका नहीं, यानी चला जाऊं या ना चला जाऊं तो उनको अभी नहीं बताया गया है। लेकिन 12 वो रोज सुबह को उठ के पूछते हैं कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है या अपने घर चले जाना है। तो ये बात उनको रोज का रोज बताई जाती है और यही वजह है कि इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि हो सकता है इमरान खान की बातचीत भी जो है वो चल रही है, मुकमुका होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अली अमीन गंडासपुर साहब का भी ये कहना है कि आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई लेकिन जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था, यानी कि कोई ना कोई खड़ा होगा, बैठा होगा, सुन रहा होगा। तो अली अमीन गंडासपुर साहब ने कुछ कहा ही नहीं, वरना हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि जी खान साहब तैयार हैं हर बात मानने के लिए, या ये कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो खैर बोल ही रहे होंगे। बहरहाल एक खबर और चल रही थी जी बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर, ठकाठक हमारे कई भारतीय दोस्त जो थे उन्होंने भी हमें फोन किया और पूछा, तो मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं है, जो करना है करो तुम लोग। तो अब ये जी वो खबर चली थी कि हमारे जो आईएसआई के चीफ हैं यानी कि नदीम अंजुम साहब, वही जिनका हेयर स्टाइल थोड़ा अजीब सा है ना, मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ कि इनका हेयर स्टाइल ठीक होना चाहिए। तो हाँ जी, तो उनके बेटे की खबर चल रही थी कि जी उन्होंने कोई डी चौक, इस्लामाबाद में जो डी चौक है वहां पे किसी कार का एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले, वहां पर 1 या 2 लोग मारे गए थे उस कार एक्सीडेंट में। और कहा यह गया कि जी ये नदीम अंजुम साहब जो है उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो रही थी। लेकिन कई लोगों ने आज ट्वीट्स लगाई हैं और उनका कहना ये है कि नहीं वो एक्सीडेंट तो जरूर हुआ था लेकिन वो गाड़ी जो है वो नदीम अंजुम साहब के बेटे नहीं चला रहे थे। और ऐसा जी कामरान शाहिद साहब और कई दूसरे जो है ना एंकर्स जो है और जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये खबरें लगाई हैं। और जो खबर ये राजा आदिल एक जो हमारे यहाँ आर्मी में हुआ करते थे, मेजर राजा आदिल साहब, और उसके बाद उनको जो है वो भाग गए, लंदन दौड़ गए यहाँ से। जी हाँ वही। और वही जो मेरे खिलाफ भी ट्वीट्स लगाया करते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे मुझे, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में उनकी शक्ल तक नहीं देखी है, लेकिन फिर भी वो मेरी शान में कसीदे पढ़ा करते थे एक जमाने में। हाँ जी, उनकी ये न्यूज थी, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये लिखकर लगाया ये खबर के जी नदीम अंजुम साहब के बेटे से जो है रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग मारे गए। अब बहरहाल जो बाकी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं उनका ये कहना है कि ये फेक न्यूज है और इस किस्म का एक्सीडेंट तो जरूर हुआ है, मतलब आधी फेक न्यूज है। एक्सीडेंट हुआ है, जान भी गई है, लेकिन वो गाड़ी जो थी वो आईएसआई चीफ के बेटे नहीं चला रहे थे बल्कि कोई और चला रहा था। अब अगर जिन लोगों ने ये खबर लगाई अब सब उनके पीछे पड़ गए कि पता नहीं एजेंसी के लोग हैं, ये टाउट हैं, ये हैं वो हैं, इसलिए कि ये साथ दे रहे हैं और इस किस्म की खबर लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल किसी ने गाड़ी चलाई हो ना चलाई हो वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो एफआईआर जो कटी है उस एफआईआर में भी उनके बेटे का नाम नहीं है, तो जाहिर है वो नाम क्यों होगा, मतलब कोई पागल है कि उनके बेटे का नाम लिख देगा, मतलब कमाल करते हैं आप लोग। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है ना भी मारी हो भैया, मुझे क्या पता, खामखा आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मुझे घर से उठा के ले जाएं। और वैसे ही मैं बड़ी महंगी पड़ती हूँ, मैं इतना खाती हूँ इतना खाती हूँ इतना खाती हूँ, इसी वजह से तो एजेंसी वाले मुझे ले नहीं जाते, चाहे मैं कुछ भी बोलूं। आप लोग भी बड़े हैरान होते हैं, कई हमारे भारत के लोग भी बड़े हैरान होते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, इसको उठा के नहीं ले जाते। असल में उनको पता लग गया कि मैं एक दिन में जो है ना 15 दिन का राशन खा जाती हूँ, तो उनको पता है कि अगर ले गए तो हमारा ही नुकसान है, हमारे पैसे खर्च होंगे, इसको खिला खिला के जो है ये हमारा बेड़ा गर्क कर देगी, इसलिए ये कहते हैं कि बोलने दो, अपने घर में बैठी रहे, अपने घर का खाती रहे। तो बात सारी ये कि वो एफआईआर की जो कॉपी लगाई है
कामरान शाहिद साहब ने और बाकी लोगों ने, तो उनसे मैंने ये पूछना था कि किसके माइकल लाल में हिम्मत है जो उनके बेटे का नाम लिख दे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है उनके बेटे ने ना किया हो। आप लोग मतलब किस तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ और आप लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये राजा आदिल जो है ये तो रहता है लंदन में। इसको खबर कैसे मिली कि डी चौक पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, डी चौक पे किसी की जान गई है, और वो जो गाड़ी चला रहा था वो कौन था, या मतलब सही खबर हो या गलत खबर हो, उसको ये खबर मिली कहां से? मतलब लंदन से, वो यहाँ पे कोई सैटेलाइट से देख रहे हैं क्या? यकीनन यहाँ पर उसके कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं इस्लामाबाद में, और या कोई दोस्त रहते होंगे जिन्होंने उस तक ये खबर पहुंचाई होगी। तो मेरे ख्याल से तो उनके दोस्तों को और वो जो रिलेटिव वगैरह जो यहाँ रहते हैं, मेरे ख्याल है उनको पहले पूछना चाहिए कि बेटा ये बताओ कि राजा आदिल को ये जो खबर पहुंची है ये तुमने पहुंचाई थी? यानी 2-3 छत्तर मारे तो मेरे ख्याल में बता ही देंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसा होता रहता है। और वही बात है कि जी एफआईआर की कॉपी जो लगी है उसमें तो किसी का नाम है ही नहीं जिससे कि हम रिश्ता जोड़े जाकर कंपनी के लोगों से। लेकिन मतलब ये कि सॉरी, आईएसआई के जो चीफ है उनके साथ जोड़ा जाए उस रिश्ते को, तो वहां एफआईआर में तो सॉरी कुछ और ही नाम लिखा हुआ है। और जैसे कि कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं, तो अब कामरान शाहिद साहब को तो हम नहीं बोल सकते ना कि वो ऐसे ही फेंक रहे हैं। वैसे फेंकते हैं वो काफी, लेकिन इस वक्त हम क्या बोले। तो बहरहाल ऐसी बातों पे चुप ही रह जाना बेहतर होता है। मुझे मालूम नहीं है वैसे कि वो एक्सीडेंट किसने किया था, कहाँ किया था, कौन गया और कौन नहीं गया। लेकिन बहरहाल मैं चलती हूँ यहाँ से, वरना आप लोग ना मुझसे इसी किस्म की बातें सुनने की उम्मीदें रखते हैं, और उसके बाद आप लोग जो है वो फिर कहेंगे ये देखो इसको तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। अरे यार बस कर दो ना, क्या करोगे, मरवा के छोड़ोगे क्या तुम लोग मुझे? खैर मैं यहाँ से चलती हूँ, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ पानी पीते रहिए, सर पे कवर करके बाहर जाया करें, इसलिए कि बहुत गर्मी है। यकीन करें, मैं तो एसी चलाती हूँ और रोती हूँ बैठ के, आधा आधा घंटे रात को सोने से पहले रोती हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि जी ये बिल आएगा, और जब बिल आएगा तो फिर मैं 30 मिनट नहीं, फिर मैं 60 मिनट रोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो बिल आएगा तो उसके लिए जो है ना, वही जो ताड़ सा मुझे कहते हैं ना, किडनी विडनी बेचनी पड़ जाएगी, तब जाके मैं बिल पे करूंगी। लेकिन बहरहाल अब क्या करूं, समझ नहीं आ रही कि गर्मी से मर जाऊं या बिल देख के मर जाऊं। मरना तो बहरहाल है, तो मेरे ख्याल है बिल देख के मर जाती हूँ, गर्मी से नहीं मरती। बहरहाल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और पानी पीते रहें, अपनी गर्मी का ख्याल रखें। हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है। और आप लोग जो है मुझे चाहे मैसेज करें ना करें, लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी फिर मिलूंगी। थैंक यू।